जय हिंद। कैसे हो सभी लोग। आशा सभी लोग मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि बिहार स्टेट का जो है फार्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए जो है सीडीपी का जो पोर्शन पूछे जाते हैं 30 नंबर, यानी पेडागोजी या सीडीपी जो कुछ भी कह लीजिए, शिक्षण कला से संबंधित, उसमें जो है जो 30 नंबर है उस 30 नंबर की तैयारी हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं। और इसमें आप सभी को एक एक वीडियो जो है मिलते रहेंगे और कहीं ना कहीं इस वीडियो से भी आप सभी को एक नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एनईपी 2020, जो कि बिहार स्टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी सेशन होगा, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट 2 से 3 नंबर ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आरटी 2009 हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, एनईपी 2020 हो गया, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं एनईपी 2020 के बारे में, और यहाँ हर एक उस पॉइंट को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एचटेट का भी तैयारी करवाया है, उसमें भी बढ़िया रिस्पांस मिला है। सीटेट का भी करवाया है, अब जो है एचटेट का करवाने जा रहा हूँ, इसमें से आप सभी को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं देखते हैं इस सेशन को। एनईपी 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने मई 2019 ईस्वी में एनईपी का मसौदा तैयार किया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एनईपी 2020 का मसौदा कब तैयार किया गया था। ये डेट पूछा गया है तो मई 2019 में, और किस समिति ने तैयार किया है तो ये भी पूछा जाता है किसकी समिति में, और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। और एनईपी निर्माण के लिए कब ये जो है समिति बनाई गई थी तो जून 2017 ईस्वी में, यानी जून 2017 ईस्वी में एक समिति बनाई गई थी एनईपी 2020 के लिए, जिसने काम किया और काम करके जो है 2019 तक जो है उस मसौदा को तैयार किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसमें क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें हैं, इन सभी को देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यह वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये जो एनईपी 2020 लाई गई है ये कौन सी जो है शिक्षा नीति है तो तीसरी है। पहली कब लाई गई थी 1968 ईस्वी में, दूसरी कब लाई गई थी 1986 ईस्वी में, और तीसरी कब लाई गई है 2020 ईस्वी में। हालांकि छोटे मोटे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होते रहे, लेकिन इतना ब्रॉड रूप से परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ था। आगे इसमें टारगेट क्या रखा गया है तो वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी होनी चाहिए, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी एनईपी 2020 जब लागू हो जाएगी तो कम से कम अध्यापन के लिए 4 वर्षीय जो है बीएड एकीकृत होना अनिवार्य है। यानी जो 1 साल वाले बीएड हैं या 2 साल वाले बीएड हैं वो तो बेकार हो जाएंगे। हालांकि ये मुद्दा तो दूसरा है, क्या बेकार होगा क्या सही होगा। और इस नई शिक्षा नीति में जो है एमफिल को समाप्त किया गया है। एक कई बार प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा जाने का ज़्यादा चांस भी रहता है कि क्या चीज़ समाप्त किया गया है तो एमफिल। आगे इस नीति के आधार सिद्धांत, इसको देखते हैं। यह नीति जो है संरचनात्मक समझ यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है, यानी रटने पर जोर नहीं देता बल्कि सोच पर जोर देता है, किस जो है सोच से पढ़ाया जाए, ना कि रटन पद्धति, यानी रटने पर नहीं जोर देना है ना ही रटाना है।
बल्कि बच्चे को इस रूप में पढ़ा देना है कि वो बच्चा खुद ही सोच के जो आंसर निकाल सके। और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, यानी केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर भी जोर नहीं देना है कि केवल परीक्षा पास करना है, बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जो लाइफ में जो है बच्चा आगे बढ़ सके, उसका यूज कर सके। यह बहुभाषिकता पर भी जोर देता है। बहुभाषिकता यानी मल्टी लिंगुअलिज्म, यानी एक भाषा पर नहीं बल्कि कई सारे भाषा पर जोर देता है कि बच्चा शुरू में कितने भाषा पर पढ़े, कुछ इस समय बाद कितने भाषा को ग्रहण करे, ताकि जो है भाषा की भी जो है बच्चों के अंदर समझ हो। और विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी विविधता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे समावेशी शिक्षा होता है, ठीक उसी प्रकार विविधता होता है, यानी सभी एक ही क्लास में कई सारे बच्चे हों, कई कास्ट के हों, कई जो है सामान्य बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे हों, प्रतिभाशाली बच्चे हों, यानी सभी को एक साथ जो है लेकर आगे चलना है। सबकी जो है संस्कृति को सम्मान देना है। इससे कहीं ना कहीं भाईचारे का जो है विकास होता है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय जी को देख लीजिए, कई सारे भाषाओं के जानकार थे, यानी जो भी शिक्षा का दूध पिया वो बहुत ही आगे जो है अपना नाम रोशन किया है। आगे इसमें क्या कहा गया है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 या उससे आगे जो है घर की भाषा यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। पिछली बार सीटेट में पूछा गया था। और हम बता दें कि इसमें एनईपी 2020 में यह कहा गया है कि क्लास 5 तक या 8 तक संभव हो या उसके आगे तक भी जो है मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए या उसकी जो स्थानीय भाषा है उसमें शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है। कहीं ना कहीं जो बच्चे को आसानी से चीज़ें ग्रहण कर लेते हैं। तो मातृभाषा पर या मदर टंग भी जो है एनईपी 2020 द्वारा जोर दिया गया है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर भी जोर दिया गया है। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन अपने आप में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे किसी बालक को कोई टीचर पढ़ा दिया, अगर बच्चा ने कुछ पूछा और उसका आंसर जो है तुरंत ही दे दिया गया तो बच्चा कहीं ना कहीं उस चीज़ों को सीख लेगा। और बच्चा जो सीखा है टीचर उसका तुरंत पूछ ले और उसका उत्तर तुरंत बच्चा बता दे या ना बता पाए फिर उसको जो है रिवाइज करके उसके बारे में बता दिया जाए, यही क्या होता है कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। यानी कंटिन्यूअस इवोल्यूशन पर जोर दिया गया है, ना कि जो है साल के अंत में होने वाली परीक्षा केंद्र में रखकर हो। यानी जो साल भर की परीक्षा होती है उस पर जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि जो साल भर की परीक्षा होती है उस साल भर का एक बार ही मेहनत जांच लिया जाता है। उसमें अगर फेल हुआ तो बच्चा फेल हुआ, जो पास हुआ तो बच्चा पास हुआ। लेकिन जब डेली हफ्ते में, महीने में, तिमाही, छमाही परीक्षा रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है विकास होगा, वह चीज़ों को समझेगा। अगर इसमें फेल हुआ तो आगे जो है उसमें और ज़्यादा मेहनत करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। आगे क्या किया गया है, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए कि बच्चों की जो मुख्य मूल्यांकन करना है उसके लिए किसकी स्थापना की गई, NAS। किसकी, NAS। और NAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो नेशनल असेसमेंट सेंटर। और मूल्यांकन के लिए किसकी जो है स्थापना की गई, तो परख की स्थापना की गई। और परख का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो परख का फुल फॉर्म क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी बच्चों का मूल्यांकन के लिए परख की स्थापना की गई। परख के
का जो है देखने के लिए एक NAC का स्थापना किया गया, जो कि दोनों का हमने परिभाषा भी बता दिया। आगे देखते हैं। जो मूल्यांकन हो इसमें 360 डिग्री का हो। पहले क्या मूल्यांकन होता था, केवल बच्चा पास हुआ या फेल हुआ और कोई भी चीज़ें नहीं देखा जाता था। लेकिन अब जो मूल्यांकन होगा वो पूरा 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री यानी उसकी सेल्फ असेसमेंट देखा जाएगा, यानी बच्चा अपने आप से क्या कर रहा है, क्या चीज़ है। असेसमेंट बाय टीचर्स, यानी बच्चा जो है टीचर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है या टीचर से बच्चा जो क्या सीखा है। पीयर असेसमेंट, यानी बच्चे का जो ग्रुप में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, सबसे दोस्ती यारी है कि नहीं, सबसे अच्छा संबंध, मधुर संबंध है कि नहीं। असेसमेंट बाय पेरेंट्स, यानी बच्चे का जो है पेरेंट्स के प्रति क्या भाव है, पेरेंट्स के प्रति कैसा लगाव है, पेरेंट्स से इसका कैसा संबंध है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी जो स्कूल में बच्चा को दिया गया है उसका कैसा इस पर जो प्रभाव पड़ा है, स्कूल का जो चीज़ें हैं उस पर यह कैसा खरा जो है कैसा उतरा है। इन सभी का अध्ययन जो है परख के माध्यम से किया जाएगा और इसके माध्यम से स्कूल और होम को जो है एक दूसरे से लिंक किया जाएगा, यानी घर पे बच्चा कैसा है, इसमें स्कूल में कैसा है, सभी चीज़ों का जो है मल्टीपल करके जो है मूल्यांकन किया जाएगा। कंप्लीटली रेजिडेंट्स बाय स्टेट्स UTS अंडर गाइडेंस फ्रॉम परख NCERT और SCERT। ये जो परख बनाया गया है ये जो है हर जो है स्टेट, चाहे केंद्र शासित हो चाहे ऐसे राज्य हो, ये जो है NCERT और SCERT द्वारा बनाया गया है। इट विल इंक्लूड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विज रोल, प्ले ग्रुप वर्क और पोर्टफोलियो, यानी जो बच्चा है उसकी जानकारी कैसे कैसे प्राप्त होगी, पढ़ने से, उसके जो इंक्वायरी बेस है उससे पता चलेगा, वह खेल में कैसा है, क्विज मतलब प्रश्न पूछ करके, ग्रुप यानी बच्चों के साथ ग्रुप में कैसा वो भाव रखता है, कैसा वर्क करता है, उसकी पोर्टफोलियो क्या है। इन सभी के माध्यम से जो है मूल्यांकन किया जाएगा, ना कि एक चीज़ के माध्यम से। AI बेस्ड सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स टू ट्रैक देयर ग्रोथ देयर थ्रू देयर स्कूल ईयर्स, यानी जो AI बेस के आधार पर बच्चों का जो है स्कूल ईयर्स यानी स्कूल पीरियड टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहा, स्कूल टाइम पीरियड में वो कैसा ग्रोथ किया है, ग्रोथ कैसा उसका है, इन सभी के बारे में जो अध्ययन परख के माध्यम से किया जाएगा। और इसका अध्ययन करने के लिए परख जो है NAC की स्थापना किया है। NAC यानी नेशनल असेसमेंट सेंटर। आगे क्या है, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा आदि का अध्ययन, यानी अगर बच्चा कक्षा 6 में गया है तो उसको एक शास्त्रीय भाषा पढ़ना पड़ेगा। शास्त्रीय भाषा वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत, यानी इसी 6 भाषाओं में से एक भाषा जो उसको कक्षा 6 में जो है पढ़ाया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषा का अध्ययन। इसमें जो प्रश्न बनेगा कि माध्यमिक स्तर पर किस भाषा का चर्चा नहीं किया गया है, तो चीनी भाषा का इसमें चर्चा नहीं है। पड़ोसी देश अपना चीन है और चीन की भाषा है चीनी या मंदारिन, उस भाषा का इसमें चर्चा नहीं किया गया है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे NEP 2020 में यह सिखाया जाता है, यह सीखना है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है, ना कि रटाने पर जोर देना है, बल्कि यह सीखना है कि कैसे सीखना है। और मानकीकरण से लचीलापन की ओर, यानी स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटीज की ओर, यानी ज़बरदस्ती जो है पढ़ाया नहीं लिखाया जाएगा, बल्कि जो है लचीलेपन के भाव से जो बच्चों को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, यानी जो अब तक भारी भारी बैग
स्कूल में लेके जाया जाता था उस भार को कम किया जाएगा। जो वैसे फालतू की चीज़ें हैं उसको कम किया जाएगा। जो बेहद बुनियादी चीज़ें हैं उसी को जो है पढ़ाया जाएगा, उसी पर जो है ध्यान दिया जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, खोज पर आधारित डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित, अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाएगा। यानी बच्चे को ऐसा जो है पढ़ाया लिखाया जाएगा जिससे बच्चा किसी की चीज़ के बारे में आलोचना कर सके, सोच सके, उसके निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में सोच सके। खोज आधारित यानी बच्चा जो है खोज पर आधारित चीज़ें सीखे, यानी कुछ खुद करके, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर हो। चर्चा आधारित यानी बच्चा जो है आपस में चर्चा करके एक दूसरे से चीज़ों को सीखे। आगे राष्ट्रीय पुस्तकें कैसी हो, तो राष्ट्रीय पुस्तकें स्कूल के क्यूरिकुलम में कमी, यानी जो पुस्तक है मोटी मोटी किताबों से जो है पतली किताबों पर लाना है। जो पूरा बैग भर के ले जाया जाता था उस भार को कम करना है। लचीलापन होना चाहिए सिलेबस में। रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सिद्धांतों पर जोर देना है। और स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ये सभी जो NEP 2020 के अंतर्गत कहा गया है। आगे ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ECCE। ECCE से पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। क्या है ECC में, ECC का फुल फॉर्म होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। ECC का फुल फॉर्म क्या है, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं ECCE के तहत जो है पहले जो 10+2 पर बोर्ड परीक्षा होती थी, यानी 10th में बोर्ड परीक्षा होती थी और इंटर में होती थी, बल्कि अब उसमें बदलाव किया गया और ECCE लाया गया। अब ECCE को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले किस पर आधारित था, 10+2 पर। अब कितने पर आधारित है, तो 5+3+3+4 पर आधारित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी पहले बच्चा जो होता था स्कूल जाने के लिए कब जाता था, 5 से 6 वर्ष में, लेकिन अब बच्चा स्कूल कब जाएगा, 3 वर्ष में ही चला जाएगा। पहले जो पढ़ाई होती थी 10+2 पर होता था, अब किस पर होता है, तो ECCE पर होगा। नए पैटर्न जो बनाया गया है किस पर है, तो 5+3+3+4। ये ना जाने कितने सारे जो है पेपर में पूछे गए हैं। अब जब बच्चा पहली बार जाएगा उसको क्या कहा जाए, यानी फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा कितने साल रहेगा, 5 साल। दूसरी स्टेज आती प्रीपेटरी स्टेज, यानी 3 साल किस में रहेगा, प्रीपेटरी स्टेज में। उसके बाद 3 साल रहेगा मिडिल में, यानी 3 साल किस में रहेगा, मिडिल में। उसके बाद 4 साल रहेगा सेकेंडरी में। अब इसके बारे में डिटेल से देखना है। अब जो बच्चा होगा जब 3 साल का रहेगा तभी स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा और 3 साल तक वह जो है, यानी जब बच्चा 3 साल का होगा तभी से कहाँ जाने लगेगा, स्कूल में, यानी 3 से 6 साल तक रहेगा। जो वाली होगी यानी आंगनबाड़ी, जिसको प्री स्कूल कहेंगे या फिर बाल वाटिका कहेंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है किस उम्र में, 3 साल में जाता है, तो किस क्लास में रहेगा, तो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या जो है प्री स्कूल में रहेगा। और 3 साल यानी 6 साल तक बच्चा इसमें रहेगा। अब जब जो 7 साल का होगा बच्चा, यानी 6 साल से ऊपर का होगा, तो पहली क्लास में जाएगा। और जब बच्चा 8 साल का होगा तो दूसरी क्लास जो है पास कर चुका होगा। यानी फाउंडेशनल स्टेज को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक जो है आंगनबाड़ी और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड। अब जब बच्चा यहाँ पर 8 साल हो गया, यानी 8, अब उसके बाद क्या आता है, प्रीपेटरी। प्रीपेटरी यानी 3। अब जब बच्चा 3 साल यानी प्रीपेटरी स्टेज में आएगा तो बच्चा हो जाएगा 8 साल का। और जब 8 साल का रहेगा तो तीसरी क्लास में जाएगा, और 9 साल का होगा तो चौथी क्लास में जाएगा, और 5 जो है
10 साल का होगा तो चौथी क्लास में, और 11 साल का बच्चा जब होगा तो 5वीं क्लास में जाएगा। यानी चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा अलग चीज़ें कर दिया गया। अब इसके बाद भी 3 होता है, क्या होता है 3 यानी मिडिल। जिस प्रकार उसमें भी रहता था उसी प्रकार इसमें भी रहता था। अब बच्चा जब मिडिल यानी क्लास 6 में जाएगा तब वो उम्र कितनी रहेगी 11 साल, और 11 साल से 14 साल तक जो है 8वीं क्लास को जो है पार कर चुका होगा। उसके बाद सरकार जो और आगे जाएगा तो सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी यानी 4 सेकेंडरी में कितने साल रहेगा 4 साल। कौन कौन से चीज़ में रहेगा तो इसमें आपका रहेगा 9, 10, 11 और 12 यानी 4 साल तक किस स्टेज में रहेगा सेकेंडरी में। आगे देखते हैं। अब ECCE के तहत जो है बच्चा जो रहेगा टीचिंग जो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में जब बच्चा रहेगा तो टीचिंग द चिल्ड्रन अल्फ़ाबेट यानी बच्चों की किसकी जानकारी हो जानी चाहिए अल्फ़ाबेट की जानकारी हो जानी चाहिए। लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जानी चाहिए। नंबर्स के बारे में जानकारी हो जाना चाहिए। काउंटिंग यानी बच्चा जो है गणना करना सीख जाना चाहिए। इसमें कलर्स यानी जब क्लास यानी आंगनबाड़ी में जब बच्चा रहे तो कहीं ना कहीं बच्चों को कलर पहचानना जो आना चाहिए। शेप्स यानी आकृति के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, ये गोला है, आकृतियों के बारे में जानकारी हो। इंडोर एंड आउटडोर प्ले यानी घर का जो गेम है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बाहर की जो गेम है जैसे गुल्ली डंडा हो गए, चोर सिपाही हो गया, लूडो हो गया, यानी कुछ कुछ गेम जो है गेम के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे इंडोर गेम और आउटडोर गेम। इंडोर गेम वह गेम होता है जो घर के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर गेम जो होता है उसको बाहर खेला जाता है। जैसे बैट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब जो आउटडोर गेम है। और जैसे चोर सिपाही हो गया, लूडो हो गया, ये सब क्या हो जाएगा इंडोर गेम हो जाएगा। इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग यानी बच्चों के अंदर थोड़ा सा थिंकिंग का विकास हो जाना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग यानी किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने के विचारने की क्षमता जो होती है लॉजिकल थिंकिंग कहलाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्राइंग यानी अगर कोई बच्चा हो उसके सामने प्रॉब्लम रख दिया जाए उस चीज़ों को वह सॉल्व कर ले, उसका ये क्षमता का विकास हो जाना चाहिए। पेंटिंग विजुअल आर्ट यानी कुछ ना कुछ वो पेंटिंग करना जान जाए। विजुअल आर्ट यानी दृश्य बनाना जान जाए, जैसे फोटो हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी, फल, इन सभी के चित्र जो है बनाना उसको आ जाना चाहिए। ड्रामा यानी कोई भी जैसे प्रोग्राम हो गया उसमें बच्चा भाग लेना सीख जाए। किसी भी चीज़ को जो है ड्रामा यानी किसी के भाव को अपने अंदर समाहित कर ले, उसको रिप्रेजेंट करने की क्षमता आ जाए। प्रॉपर्टी प्यूपट्री म्यूजिक एंड मोमेंट, कुछ ना कुछ इसके अंदर सिंगिंग का भाव आ जाना चाहिए, डांसिंग का भाव आ जाना चाहिए। ये सब इस स्टेज बच्चे में जो है विकास हो जाना चाहिए। एक किसके तहत है तो ECCE के तहत। आगे देखेंगे। आगे जैसे और अगर उच्च क्लास में गया बच्चा तो उसमें जो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलापन यानी रिगिड नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसको उसके मन में जो है ज़बरदस्ती वाला भाव ना हो, कहीं ना कहीं लचीलापन पाया जाए। मल्टी फेसेट या मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी जो भी चीज़ आप सभी को लर्निंग करानी है वो मल्टी फेसेट रहे, यानी वो मतलब चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाए ताकि बच्चा उस चीज़ को देख पाए, उसको समझ पाए। क्योंकि बच्चा जो होता है उसके सामने जो कुछ भी चीज़ें रखी होती हैं उसी के बारे में समझ सकता है, उसी के बारे में जान सकता है। तो ऐसे जो है उसको लर्निंग कराना है। आगे देखेंगे FLN वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है जिसमें FLN ना पूछा जाए। FLN का जो है पहली बार जब सीटेट हुआ था यानी NEP 2020 जब लागू हुई उसके जस्ट बाद जो सीटेट हुआ था उसमें भर भर के क्वेश्चन FLN से पूछे जा रहे थे। तब तो इसमें केवल फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, अब उसका हिंदी भी पूछ सकता है, उसके बारे में क्या होता है वो भी चीज़ें पूछ सकता है। तो FLN का फुल फॉर्म होता है
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और हिंदी में इसको कहते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। बुनियादी वर्ड तो सभी को पता होगा, जिसकी नींव होती है उसी को बुनियादी कहते हैं। अब पूरे व्यक्ति के पूरे लाइफ का नींव जो होता है उसका बचपना होता है। कहीं ना कहीं मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का विकास होना होता है, बच्चा जब 3 या 4 साल का होता है उसके 85% माइंड का विकास हो जाता है, और इसके बाद केवल परिपक्वता लानी रहती है। तो जो FLN है वो यही कहता है कि बच्चे जो हैं उसको कम से कम बुनियादी चीज़ों के बारे में पता हो, संख्या के बारे में पता हो। मेन टारगेट जो है FLN का यही है। आगे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जो है तो छूट ना पाए। FLN यह निपुण भारत योजना की शुरुआत 2020 में लाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि FLN की जो है शुरुआत कब की गई थी, तो 2020 में। और शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा की गई। अब ये शुरुआत की गई थी 2020 में, लेकिन भारत सरकार जो कब इसको लागू की है तो 5 जुलाई 2021 को। ये दोनों डेट आप सभी को याद रखना है। अगर लागू कहेगा तो 5 जुलाई 2021 को, और लाई कब गई तो 2020 को। FLN का फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी यहाँ बात एक अभी मिलेगा निपुण। हाँ, निपुण भारत क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे दिल्ली का हो, DSSB, अब DSSB का भी पेपर होने वाला है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। बिहार स्टेट है, इसमें भी यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन। तो जो निपुण भारत है, निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है, तो निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी FLN के तहत निपुण की स्थापना की गई है, और निपुण जो है का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। यानी निपुण का मेन ये सिद्धांत है कि बच्चों को जो है सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, संख्या के बारे में जानकारी हो, बुनियादी चीज़ों के बारे में जानकारी हो। आगे देखते हैं, इसी के तहत एक स्थापना की गई थी SPM। किसकी स्थापना? SPM। ये चीज़ ध्यान रखना, डेट भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी याद रखना है, मेन जो इसका लक्ष्य है उसको भी याद रखना है, क्योंकि सारे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SPM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपरेटरी क्लास और बाल वाटिका। अभी हमने बाल वाटिका को देखा था, बाल वाटिका को प्री स्कूल कह सकते हैं, या फिर जो है आंगनबाड़ी भी कह सकते हैं। आजकल इसको बाल वाटिका से ही नाम से पुकारा जाता है। और इसमें देखेंगे जो मॉड्यूल बनाया गया है, इसका मॉड्यूल एलिमेंट्स ऑफ SPM मटेरियल वेयर। यानी ये जो SPM है ये चीज़ें हैं क्या, मॉड्यूल इसका क्या है, एलिमेंट्स इसमें क्या होने चाहिए, मटेरियल क्या होने चाहिए, इसको कहाँ फॉलो करेंगे, इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। मॉड्यूल जो होता है 3 मंथ्स प्ले बेस्ड फॉर ऑल ग्रेड फर्स्ट स्टूडेंट बाल वाटिका। यानी आजकल हालांकि सरकारी स्कूल में उतना फॉलो नहीं हो पाता है, सरकारी स्कूल में बहुत सारे व्यवस्था आते हैं मगर उसको कहाँ कोई लागू करता है। अगर सरकारी स्कूल को नियम से लागू कर दिया जाए तो ये पूरे भारत का सबसे बेस्ट स्कूल होगा, लेकिन इसको लागू कहाँ करवाना है। इसमें जो ये है 3 मंथ्स का प्ले बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, यानी SPM के थ्रू बच्चों को कैसे सिखाना है, प्ले के माध्यम से सिखाना है। 3 मंथ्स बाल वाटिका, यानी जब बाल वाटिका में बच्चा आएगा। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चा जो है किस स्टेज में, यानी कब स्कूल जाएगा, उसमें कोई ड्रेस नहीं लगता है तो बाल वाटिका में। जिस प्रकार घर पे बच्चा रहता है, बाल वाटिका जो है कोई भी कपड़ा पहन लेगा, कभी भी कहीं खेलने लगेगा, कोई भी
सामान ले लेगा उसका तोड़ फोड़ करना, ये जाहिर सी बात, अगर ये बच्चा नहीं करा तो बच्चा नहीं है, ये चीज़ जान लीजिए। तो बाल वाटिका के तहत जैसे बच्चा घर पे रहता है मम्मी पापा के साथ या बाहर खेलता रहता है धूल में मिट्टी में, ठीक उसी प्रकार बिल्कुल डिट्टो जो है स्कूल में बनाया गया है कि बच्चा आएगा उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, केवल बच्चा खेलेगा, सामान को तोड़े फोड़ेगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा, उस पर कोई रोकथाम नहीं है। ये किसके तहत है? तो एसपीएम के तहत। एलिमेंट्स ऑफ एसपीएम, यानी जो एसपीएम के तहत जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए? तो एक्टिविटीज़ एंड वर्कबुक अराउंड, यानी उसकी जो कुछ भी जो एक्टिविटी होगी वो किसके अराउंड होगी? तो कहीं ना कहीं वर्क बुक्स के अराउंड रहेंगी। अब अगर छोटे बालकों की बुक देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, चित्र बनाना, फिगर बनाना, पेंट करना, और जो कि बच्चों को बहुत अच्छा भी लगता है, रंग ये किसी के भी चेहरे पर लगा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। साउंड्स, यानी बच्चा एक दूसरे से बोलेगा, चिल्लाएगा, साउंड का यूज करेगा। वर्ड्स, शब्दों से खेलेगा, शब्दों से जो है बातें करेगा, जैसे छोटा बड़ा ABCD इन सभी से। अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला, चाहे हिंदी का भी हो चाहे इंग्लिश का हो, उससे कहीं ना कहीं खेलने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोगों को भी बचपन में याद आ रहा हो तो मैम जो है गिनतारा से पढ़ाती थी। गिनतारा हालांकि मैथ्स में है, मैथ्स पेडागोजी में है, लेकिन थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ। सभी को बचपना याद आ गया होगा कि गिनतारा, उसमें गिनती यानी जोड़ घटाना, गुणा भाग गिनतारा से सिखाया जाता था। ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो एसपीएम के तहत है। जैसे कलर्स हो गया, यानी बच्चों को कई सारे कलर्स दिए जाएंगे, वो अपनी मन से जो मन करेगा वो फिल करेगा। शेप्स एंड नंबर्स, आकृति उसको दी जाएगी, आकृतियों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे बने हुए। इसमें जो है इन्वॉल्विंग कोलाबोरेशन विथ पीयर्स एंड पेरेंट्स, यानी इसमें जो है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे? पेरेंट्स भी रहेगा। पीयर मतलब होता है समूह, यानी आप आसपास का, यानी उसमें जो है इस बच्चों का ही कई सारे बच्चों का समूह रहेगा, आपस में एक दूसरे से जो है सीखेंगे। कोलाबोरेशन विथ पीयर्स एंड पेरेंट्स, पीयर मतलब अपने आसपास के समूह होते हैं, पेरेंट्स मतलब माता पिता, यानी सब लोग बड़े आराम से बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और इन्वॉल्व रहेंगे। टू बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यानी एसपीएम की स्थापना की गई है, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर की गई है, यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर ही जो है इसकी स्थापना यानी एसपीएम की स्थापना की गई है। वेयर यानी कहाँ, स्टैंड एलोन आंगनवाड़ीज, यानी एक कहाँ पर एसपीएम लागू किया जाएगा? तो आंगनवाड़ी में किया जाएगा। आंगनवाड़ी को लोकेटेड विथ स्कूल्स, आंगनवाड़ी कहाँ रहेगा? स्कूल में ही एक साइड में रहेगा। प्री प्राइमरी स्कूल, इसको प्री प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं, यानी इसमें बच्चा केवल खेलेगा, कूदेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, कपड़े चाहे गंदे करे चाहे जैसे भी करे उसकी मर्जी है। स्टैंड एलोन पीयर स्कूल्स, तो आगे देखते हैं। एक प्रोग्राम जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य में क्या चीज़ें हैं? तो लर्निंग गोल्स ऑफ द मिशन, यानी अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए। यानी अगर आप बच्चे को भेजे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लक्ष्य से भेजे होंगे, अब उसके लक्ष्य क्या है ये सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर बच्चा बाल वाटिका में है, किस में है? बाल वाटिका में है, तो कम से कम उसको क्या क्या आने चाहिए ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। जैसे रिकग्नाइज्ड एंड रीड्स न्यूमेरल्स अप टू 10, यानी अगर बच्चा बाल वाटिका में है कम से कम उसको 10 तक गिनती आनी चाहिए, यानी 10 तक गिनती पढ़ सके, लिख सके और समझ सके। रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स, रीड्स सिंपल वर्ड्स कंप्लीट एट द लिस्ट ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स, यानी बच्चा जो है बाल वाटिका में कम से कम 5 से 6, 3 से 5 वर्ड को यानी वर्णमाला को जान सके, अल्फ़ाबेट को जान सके, और कम से कम उसको जो है 10 तक जो है गिनती पूरे अच्छे से लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए। और जब इसमें ग्रेड फर्स्ट में बच्चा पहुंचेगा तो कम से कम उसको 4 से 5 सिंपल वर्ड्स जो है याद होने चाहिए, मिलाकर बोल सके।
रीड एंड राइट नंबर्स ऑफ 99, यानी जब वह फर्स्ट में जाएगा तो कम से कम बच्चों को 99 तक गिनती जो है आनी चाहिए, 99 तक गिनती को गिन सके, लिख सके और पहचान सके। जब वो इसके ग्रेड सेकंड में जाएगा तो कम से कम बच्चा जो है 9 से 99 तक गिनती लिख सके, पढ़ सके, पहचान सके, और कम से कम 1 मिनट में बच्चा 45 से 60 वर्ड जो है एक बार में बोल सके। ये क्षमता जो बच्चों के अंदर आ जानी चाहिए। और जब बच्चा ग्रेड थर्ड में पहुंचता है, यानी तीसरी स्टेज में, ग्रेड तीसरे में पहुंचता है, तो कम से कम बच्चा जो है 9999 तक गिनती लिख ले, सिंपल चीज़ें सॉल्व करना सीख जाए, मल्टीपल प्रॉब्लम यानी गुणनफल करना, जोड़ करना, घटाना करना, ये सभी चीज़ें आ जाए। और कम से कम बच्चा जो है इसमें 1 मिनट में 60 वर्ड पढ़ सके। अगर ग्रेड थर्ड में है तो कितने वर्ड? 60 वर्ड। और ग्रेड 2 में है तो 45 से 60 वर्ड। और ग्रेड फर्स्ट में है तो 4 से 5 वर्ड्स। और बाल वाटिका में है तो जो 2 से 3 वर्ड्स बच्चों को पता होना चाहिए। ये बाल वाटिका का क्या है? टारगेट है। अब ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ से नंबर तो है ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे बिहार स्टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, या कोई भी टीचिंग लाइन का हो, वह जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो गोत्स्की महोदय के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? वाई गोत्स्की महोदय के। चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे आर टेट हो या एच टेट हो, सभी टेट के एग्ज़ाम में और सी टेट के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और इस समय जो है आप सभी को जो है सी टेट की नोट्स चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8115 कितना है? 81 15 83 88 46 पर। और इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वाई गोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में। वाई गोत्स्की कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो यानी कहाँ के निवासी? एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो है वाई गोत्स्की महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी रूस के में निवास करने वाले हैं। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वाई गोत्स्की महोदय। और वाई गोत्स्की महोदय निवासी कहाँ के हैं? तो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। और आगे देखें, यह एक सामाजिक रचनावादी भी हैं। एक कैसे हैं? सामाजिक रचनावादी भी हैं। और यह एक सामाजिक सृजनवाद के जनक भी है। यानी सामाजिक सृजनवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो वाई गोत्स्की महोदय को। और सामाजिक रचनावाद की सिद्धांत किसने दिया है? तो वाई गोत्स्की महोदय। वाई गोत्स्की महोदय के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यही एक लाइन यहाँ से भी पूछा जाता है कि जो विकास कब से कब तक होता है? तो जीवन पर्यंत होता है, यानी जन्म से गर्भ तक, यानी गर्भ से मृत्यु तक सभी में जो है विकास होता रहता है। वाई गोत्स्की महोदय के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास किस रूप में हो सकता है? तो सामाजिक स्थिति में ही हो सकता है। यानी अगर कहीं शब्द दिख जाए, सामाजिक शब्द दिख जाए, तो देखते ही किसको लगा देना है? वाई गोत्स्की महोदय को लगा देना है। और ये 100% जो है 99.99% जो है ये सही हो जाएगा। और इन्होंने यह सिद्ध किया था कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज से ही होता है। जैसे अगर कोई बच्चा जो कुछ भी सीखता है वह अपने मम्मी पापा, भाई बहन, नात रिश्तेदार आदि बगल से सीखता है, क्योंकि उसके समाज में जो चीज़ प्रचलित है वह उसी को ग्रहण करता है। तो इसी प्रकार जो है वाई गोत्स्की महोदय ने
बच्चों पर अध्ययन किया और उन्होंने यह देखा कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं किससे सीखते हैं, समाज से ही सीखते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चे का विकास जो है सामाजिक स्थिति में ही होता है। जैसे अभी अगर किसी के घर में बराबर गाली गलौज होता रहे तो उस घर का बच्चा भी गाली गलौज देगा, उसका आम भाषा हो जाएगा गाली गलौज देना, और इतने टोए से देगा गाली गलौज कि सबको अच्छा भी लगेगा। ऐसा क्या अपने बगल में देखे हैं कि जिसके मुख से गाली भी अच्छी लगती है, तो उसका यही फैशन ही हो जाता है, उसको उसके मुख से गाली सुनने के लिए फिर सब लोग मोटिवेट करते हैं। ऐसा भी होता है। तो यानी बच्चे के सामने जैसा वातावरण रहेगा, जैसा समाज रहेगा, वैसा ही बच्चा क्या करता है, सीखता है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की महोदय ने। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। यानी बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं अपने समाज से सीखते हैं, यानी जो कुछ भी समाज में हो रहा है वही सब सीखते हैं। और उनकी संस्कृति क्या है, उस दोनों इंटरेक्ट करके यानी सारी चीज़ों को जो है इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जैसे अगर हिंदूवासी जो है भाषी या हिंदू का लड़का है तो कहीं ना कहीं हिंदी बोलेगा और हिंदू हिंदू की तरह उसका सांस्कृतिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। वहीं अगर मुस्लिम का बच्चा है तो मुस्लिम की तरह उसका विकास होगा। यानी जैसा समाज रहेगा वैसा ही, या जिस धर्म में बच्चा रहेगा उसी धर्म में उसका विकास वैसे ही होगा। वाइगोत्स्की ने विकास के कितने पहलू दिए हैं, तो 3 पहलू दिए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा 3 पहलू हैं? एक सोशल इंटरेक्शन है, एक लैंग्वेज है और एक है कल्चर। यानी जब सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक जो संबंध है, भाषा जो वहाँ की भाषा है और जो उनके सांस्कृतिक विकास यानी संस्कृति है, इन सभी के मिक्सचर से जो बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के महोदय के अनुसार कितने पहलू हैं, तो 3 हैं। कौन कौन सा? सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी इन्होंने यह बताया कि बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास होता है वह कैसे होता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी जिस समाज में रहेगा उसकी भाषा वैसे ही रहेगी। गाली वाले समाज में रहेगा तो गाली वाली भाषा रहेगी, अच्छी वाले समाज में रहेगा तो अच्छी वाली भाषा होगी, हिंदू धर्म से संबंधित होगा तो हिंदू भाषी भाषा होगी, मुस्लिम से संबंधित होगा तो मुस्लिम वाला जो है भाषा होगा। आगे इन्होंने 3 शब्द दिया था। कितने शब्द? 3 शब्द। और ये 3 शब्द इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर कहीं भी शब्द जो है ये दिख जाए, ZPD या MKO या इसके फोल्डिंग शब्द दिख जाए तो देखते ही किसको लगा देना है, वाइगोत्स्की महोदय को। ZPD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है, क्या होता है इन सभी के बारे में पूछा जाता है। इसके फोल्डिंग का हिंदी क्या होता है, किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में पूछा जाता है डिटेल से। MKO क्या है, तो ये शब्द जो है तीनों शब्द किसने दिया है, वाइगोत्स्की महोदय। और इन सभी तीनों शब्दों पर जो है क्वेश्चन बनते हैं और इन शब्दों को जो है हम लोग डिटेल से देखते हैं। ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, मोर नॉलेज अदर। इसके फोल्डिंग का अर्थ होता है पाढ़ या ढांचा। अब एक को देखते हुए चलते हैं। पहला है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी भी जानते रहना है। समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। जैसे वास्तविक, इसमें क्या होता है, तो वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है वह साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसके जो साथी सहयोगी हो सकते हैं या मम्मी पापा हो सकते हैं, इसको पकड़ के जो है साइकिल सिखाएंगे। तो यही जो उसका वास्तविक विकास, यानी वो सीखना चाह रहा है, यानी सीखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मम्मी पापा के सहयोग से वह सीख जा रहा है। यही क्या है,
तो है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र है। आगे जैसे इसको अपने भाषा में समझेंगे तो सीटेट या टेट में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 90 मार्क चाहिए। और कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से 90 जो है, अगर खुद की मेहनत करते हैं तो 90 अंक प्राप्त करने का समर्थ हैं। लेकिन किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो 120 अंक मिल जाता है। और यही चीज़ जो है, यही क्या है, 90 से 120 का जो गैप है, यही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी किसी के सहयोग से कितना और विकास हो जाए, यही क्या है, ZPD। आगे MKO देखते हैं। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है, मोर नॉलेज अदर। यानी इसके अंतर्गत कौन आएगा, टीचर, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, यानी जो कुछ भी आपको जो सिखाने वाले रहेंगे वो कहीं ना कहीं MKO होंगे, यानी आपसे ज़्यादा जानकार होंगे। अब जैसे इस बच्चों को जो है चम्मच से जो है खाना जो खिलाना सिखा रही है उसकी मम्मी, तो कहीं ना कहीं मम्मी को जो है चम्मच पकड़ना आता है, तभी बच्चे को सिखा रही हैं। अब यहाँ बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, कहीं ना कहीं इसकी मम्मी को आता है, तभी ये इसको सिखा रही हैं। तो जो सिखाने वाला होता है वह MKO होता है, यानी मोर नॉलेज अदर, यानी जो है ज़्यादा, आपसे ज़्यादा जानकार कोई और हो सकता है, वही क्या है, MKO। आगे स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग जिसको पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, पाढ़ या ढांचा कहते हैं। जैसे यहाँ बच्चा चम्मच पकड़ नहीं पा रहा, अब मम्मी हाथ से जो है पकड़वाने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ बच्चा साइकिल नहीं सीख पा रहा है, लेकिन मम्मी सिखाने का प्रयास कर रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं। तो यही जो सपोर्ट होता है उसी को स्कैफोल्डिंग, पाढ़ या ढांचा कहा जाता है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को लगाइए आप सभी लोग, इसको हमेशा याद रखना। भाषा पर इनके विचार क्या हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो इनके अनुसार भाषा कैसा है, तो भाषा और चिंतन शुरू में कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में दोनों एक साथ हो जाते हैं। कई बार ये पूछा गया डेफिनेशन। आगे ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इस पॉइंट को। वाइगोस्की महोदय जो बताए थे कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वाइगोस्की महोदय के अनुसार पहले भाषा आती है या विचार, तो पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। आगे वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा के 3 रूप बताए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वाइगोस्की महोदय के भाषा के रूप नहीं है। तो ये तीनों अगर पता होगा तो जो नहीं होगा उसको नहीं लगा सकते हैं। तो वाइगोस्की अनुसार भाषा के कितने रूप हैं, 3। कौन कौन सा, एक होता है सोशल स्पीच, एक होता है प्राइवेट स्पीच, और एक होता है साइलेंट इनर स्पीच। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है इन्हीं तीनों पॉइंट से। ये जान लीजिए, अगर ये वीडियो 1 से 2 बार आप देख लिए तो कहीं ना कहीं अगर जो है वाइगोस्की महोदय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो छूटने वाला नहीं है। सोशल स्पीच क्या होता है, यानी जो सामाजिक भाषा है, जो समाज से इसको मिलता है, जैसे गाली गलौज, प्यार मोहब्बत, आदर सम्मान, रिस्पेक्ट, ये सभी जो समाज में भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी होती है, सोशल स्पीच। जैसे अगर मित्र के साथ, खास मित्र कोई है, उसके साथ जब तक गाली गलौज वाली बातें ना हो तब तक वो मित्र ही नहीं होता है, तब तक खास ही मित्र नहीं है। अगर वही मम्मी पापा के यहाँ चले जाएंगे तो रिस्पेक्ट वाली बात होगी, और गुरु के पास चले जाएंगे तो आदर वाली बात होगी। तो हर सबका जो है सोशल में जो स्पीच यानी बातें होती रहती वो क्या है, सोशल स्पीच है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, तो बच्चा कभी कभी अपने अकेले अकेले गुनगुनाते रहता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की कपड़ा तह करते हुए कुछ बुदबुदा रही है, तो यह कौन सा स्पीच हो जाएगा, तो प्राइवेट स्पीच। आगे साइलेंट इनर स्पीच क्या होता है, तो कभी कभी बच्चे को देखेंगे, बच्चा काम करेगा और उसमें बोलता रहेगा। जैसे
गाड़ी चला रहा तो कहेगा छुक 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 चलती रेलगाड़ी, छुक 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 चलती है। अगर बॉल को पकड़ेगा तो हो बॉल गई उधर। तो ऐसी चीजें जो बालक अकेले अकेले में बोलता रहता है उसे क्या कहा जाता है? साइलेंट इनर स्पीच। जीन पियाजे जो है एक सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके जो है बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जो कि जीन पियाजे जो है बच्चों से ही संबंधित हैं, कि यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने एक एक स्टेप के बारे में बताया है, जो कि हर टीचर को समझ होनी बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो है सेशन इसलिए भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे टेट हो, सी टेट हो, या किसी भी स्टेट का टेट हो, यूपी टेट हो, या टीचर का कोई भी एग्जाम हो, सभी में जीन पियाजे महोदय पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो बच्चों के बारे में बहुत बढ़िया से ही डिस्क्राइब किए हैं। तो चलते हैं देखते हैं इनके सेशन को। पहले जान लेते हैं जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। यूपी टेट के क्वेश्चन या किसी भी स्टेट का टेट हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं, तो स्विट्जरलैंड के, और हैं क्या, तो मनोवैज्ञानिक हैं, यानी मनो जो है किसी के बारे में जानकारी लेना, यही क्या है, मनोवैज्ञानिक होते हैं। और इन्होंने जो है जीन पियाजे ने सिद्धांत कौन सा दिए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जीन पियाजे, और कहाँ के निवासी हैं, तो स्विट्जरलैंड के। अब इन्होंने प्रयोग किस पर करके ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तो अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया था। किस चीज़ का किया था? संज्ञान का किया था, ज्ञानात्मक का किया था, मानसिक विकास का अध्ययन किया था। इसीलिए इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा कहा जाता है। अब इन्होंने कैसे कैसे सारे चीज़ें उसको स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें बच्चे के जिस प्रकार विकास होता रहता है उसी प्रकार संज्ञान यानी उसके ज्ञानात्मक में विकास होता रहता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विकासात्मक सिद्धांत। और ये बच्चों की अवस्था यानी एक अवस्था बच्चों में के अध्ययन है, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये लाइन है कि इन्होंने क्या बोला था कि जैसे से जैसे बच्चों में वृद्धि होती है, परिपक्व आती है, वैसे वैसे वस्तु को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, वस्तुओं की छाप बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है फिर अधिगम होता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है। इस डिफिनेशन में वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो है एकदम विपरीत हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों डिफिनेशन है। पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है या अधिगम, तो इनके अनुसार विकास पहले आता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने बच्चों के विकास पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, यानी कहीं ना कहीं विकास पर जोर दिया, तो यानी सबसे पहले विकास होता है। वाइगोत्स्की महोदय सामाजिक से अधिगम होता है, यानी इन्होंने अधिगम के बारे में ज़्यादा चर्चा की है, तो पहले अधिगम होता है वाइगोत्स्की के अनुसार। इनकी एक डिफिनीशन है, बहुत ही प्रचलित है। कौन सी डिफिनीशन है? कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी डिफिनीशन है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे जो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास है उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उन सभी के बारे में देखेंगे। और क्वेश्चन जो है
जो इस वीडियो को आप सभी लोग देख लेंगे तो बनाएंगे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, ये जानिए कि अब कॉन्सेप्ट पर जो है बेस आते हैं, बहुविकल्पी कम, थोड़ा सा सोच पर आधारित होते हैं। जैसे कथन निष्कर्ष हो गया, इन सभी में अगर संपूर्ण जानकारी है तो आसानी से लगा लेंगे। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसको जानने से पहले कुछ शब्द को जान लेते हैं, क्योंकि वो शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है उसको जानना। जैसे अनुकूलन, अनुकूलन, और हम बता दें कि इंग्लिश भी आप सभी को ध्यान देना है। अनुकूलन को इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन समझ में आ गया होगा। इसकी दो प्रक्रिया होती है, उसको आगे देखते हैं। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, अब उसको उतना समझ तो होता नहीं है, अगर उसी के बगल में एक टेडी बियर रखा रहे, अब नई नई शादी हुई रहती तो टेडी बियर मिलता है, बगल में अगर रखा है तो वह अपने आप को अनुकूलित कर लेता है कि यह मेरे साथ ही रहेगा, ये खेलेगा, बोलेगा नहीं, खाली इससे हम मस्ती करेंगे। तो क्या कर लेता है? ढाल लेता है। जैसे अभी आप सभी को सीटेट या टेट का एग्जाम देना है तो फटाफट खोज रहे होंगे किसका वीडियो अच्छा है, किसका वीडियो अच्छा है। तो उसमें सर्च करते 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 मेरा एजेन पियाजे का वीडियो आ गया। अब आप उसको देखें तो बोले अरे वाह, ये तो मेरे अनुसार है, बहुत मस्त है, यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो यही क्या है? अनुकूलन है, यानी वैसे ही अपने आप को ढाल लेना क्या होता है? अनुकूलन होता है। आगे एक शब्द होता है आत्मसातकरण। क्या होता है? आत्मसातकरण, जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे पहले बच्चे के पास टेडी बियर होता था, फिर बिल्ली आ गई सफ़ेद वाली, तो अपने ज्ञान में चेंज किया कि टेडी बियर के अलावा ऐसे बिल्ली भी हो सकती है। या कुत्ता आ गया सफ़ेद वाला, तो यानी वो कुत्ता है। तो थोड़ा सा चेंजिंग, यानी पहले जो ज्ञान है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना ज्ञान के साथ, वही क्या है? आत्मसातकरण है। आगे एक होता है समायोजन। क्या होता है? समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जो पहले का ज्ञान है उसमें क्या कर लें? परिवर्तन कर लें। और जैसे बच्चा अभी टेडी बियर के साथ था, तो उसने उसके पास कुत्ता आया तो सोच लिया चलो ये कुत्ता है। अब वो ऐसे ही देख लिया एक बिल्ली, तो मम्मी से बोला मम्मी मम्मी ये तो बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया। तो बिल्ली बोली नहीं बेटा, कुत्ता ये होता लेकिन ऐसे बिल्ली भी होती है। तो अपने आप को तालमेल बिठाया, चलो पहले तो हमने देखा था टेडी बियर, फिर देखा कुत्ता, ऐसे ही बिल्ली भी होती है, यानी उसमें समायोजन कर लिया, तालमेल बिठा लिया कि ऐसे बिल्ली भी होती है। यही क्या है? समायोजन है, एकोमोडेशन है। आगे एक वर्ड होता है साम्य धारण या संतुलन, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब जैसे हम मान लिए, अरे जैसे रास्ते में अगर जा रहे हो तो किसी को देख लिए, कह दिया अरे वो तो वो है, वो बोला नहीं वो है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो गई। तो कहोगे नहीं वो वही है, वो कहेगा नहीं वो नहीं है, अरे उनकी तो चेहरा मिल रहा है, उनके तो कपड़े मिल रहे नहीं बट बाल नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई होती है। तो यानी आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने का काम कौन करता है? तो साम्य धारण या संतुलन करता है। आगे एक वर्ड होता है स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है? तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? स्कीम्स होती है। जैसे बच्चा कहीं जा रहा था पापा के साथ, तो पापा उसको जो है एक काला से एक कुछ देख लिए, तो बोला पापा पापा वो क्या है? तो उसने बताया ये कौवा है। क्या है? कौवा है। तो अब पापा अपने अनुभव के आधार पर बताएं क्या है? कौवा है। तो वो भी सोच ले चलो ऐसा काले रंग का क्या होता है? कौवा होता है। आगे एक होता है स्कीमा। क्या होता है? स्कीमा, मानव के दिमाग में जो चीज पहले से होती है
वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाना, इसी को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। जैसे अभी उसके पापा बताए थे बेटा ये कौवा है, अब उसी तरह देख लिया काला सा जो है कोयल, बोला पापा पापा वो तो कोयल है, नहीं कौवा है। तो पापा बोले नहीं बेटा वो कौवा नहीं, वो कोयल है, देखो उसकी आवाज कैसी है। तो ये बच्चा थोड़ा सा जो है एक धारणा बनाता है कि काला चीज केवल कौवा नहीं होते, काला चीज कोयल भी होती है। अब रास्ते में देख लिया कबूतर, तो पापा ने समझाया बेटा एक कबूतर है, तो वो एक धारणा बना लिया कि उड़ती हुई चीजें पक्षी होती हैं और उसमें भी कई कई चीजें होती हैं, जैसे कौवा, कोयल, कबूतर। तो क्या किया, इसे धारणा बना लिया, इसी को कहा जाता है स्कीमा। जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, बाल विकास की भाषा। पुस्तक का नाम क्या है? बाल विकास की भाषा। आगे, अब जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। आप सभी को इसका हिंदी भी याद करना है, इंग्लिश भी याद करना है, और कितने वर्ष में ये होता है वो भी याद करना है। और यही तो मेन कहानी थी, यही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था होती हैं? 4 होती हैं। पहली कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी कौन सी होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था में पाई जाती हैं। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। अब एक एक के बारे में जो है तेजी से डिस्कस करते हैं, यानी पूरे बढ़िया से। अब पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी ये संवेदी पेशी अवस्था, यानी इसी के माध्यम से इस स्टेज में बालक सीखता है। और याद रहे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस स्टेज में आ जाता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में। और वस्तु अस्थायित्व होता क्या है कि जैसे वह बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अब जैसे कोई बच्चा कुछ वस्तु को देखा है, आप उसको छुपा दीजिए, फिर भी वह उसको क्या करेगा? ढूंढ लेगा। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण किस में आ जाता है? तो जो है संवेदी पेशी अवस्था में। आगे दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने की सबसे पहली अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे बच्चा देख रहा आप सभी को, लेकिन क्या कुछ कर पाएगा? नहीं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है? बच्चा हर चीज़ देखता है लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। इसमें निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला तो जीववाद का गुण पाया जाता है, यानी इंग्लिश में कहते हैं एनिमेज। जीववाद क्या होता है? तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, तो इसी को क्या कहा जाता है? जीववाद। जैसे अगर कोई छोटा सा बालक गिर गया जमीन पर, तो उसको क्या कहते हैं? अरे बेटा ये धरती माँ तुम्हें मार दी, लो पट पट। तो बच्चा थोड़ा सा हंसने लगता है। अगर बच्चे की चोट लगी दरवाजे से और दरवाजे को पीट दो, दरवाजा मारा, लो पट पट, तो ये बच्चा हंसने लगता है और चलो वो भी मार खा गया। यानी हर चीज में जीव देखता रहता है। और तनी बड़े आदमी को
बड़े बार बच्चे को करके दिखाइए, अच्छा गिर गए भूमि पुट जी, लो पट पट, तो तुरंत कहेगा पागल बना रहे हो मुझे। ये चीजें, तो जीव बात समझ गए होंगे कि सभी में जो है क्या समझता है, जीव होते हैं। इस बच्चे के अंदर अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है। कौन सा? अहम केंद्रित। अब अहम केंद्रित क्या होता है? तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है और वही सब करे, यानी बच्चा जो भी कर रहा है वो सब क्या है, ठीक है, वही सब लोग करें। जैसे बच्चा आइसक्रीम खा रहा है तो ये बच्चा सोचेगा मम्मी पापा भाई बहन या दुनिया की सभी लोग जो है आइसक्रीम ही खाएं और यही सबसे बढ़िया है। देखो प्यारा सा बच्चा है, आइसक्रीम खा रहा। तो अहम केंद्र समझ गए, यानी बच्चा जो सोचना, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, खा रहा है और सब भी वही खाएं और वही करें। आगे, इसी स्टेज में अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, किस स्टेज में अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे अगर बच्चे को सिखाया गया 6+4+6 = 10, तो अगर उससे 6+4 पूछा जाएगा तो बता नहीं पाएगा, यानी अपलटावे का गुण नहीं पाया जाता है। यानी बच्चा को अगर स्कूल, घर से स्कूल छोड़ दिए तो वह अकेले स्कूल से घर नहीं आ पाएगा। आगे, इस स्टेज में बच्चे में मुद्रा, संप्रत्यय नहीं का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे अगर उसके 100 की नोट दी जाए और 20 रुपए का सिक्का दिया जाए तो सिक्का ही लेगा, नोट को नहीं लेगा, यानी उसको पता नहीं है कि किस नोट की वैल्यू ज़्यादा है। दूरी, यानी घर से कितनी दूरी है, स्कूल से घर की दूरी, घर से स्कूल की दूरी, वो नहीं बता पाएगा। ऊंचाई, संरक्षण, यानी अगर कोई गिलास समान माप का हो, इसमें भी बराबर पानी आए, इतने भी इसमें भी उतना ही पानी आए, लेकिन एक गिलास लंबी रहे और एक गिलास थोड़ी सी चौड़ी रहे, तो वह लंबी वाली ही गिलास पकड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है भार ऊंचाई का संरक्षण जो है कुछ पता नहीं है। वो नहीं जान पाता किस में पानी ज़्यादा है किस में कम है। वो लंबाई और जो है छोटाई से देखता है कि किस में जो है पानी ज़्यादा होगा। आगे, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है? तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषता को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। जैसे अगर किसी भी बच्चे को आप मोबाइल दे देंगे, अब मोबाइल में सबको पता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन वह सब कुछ को छेड़ करके किसको खेलेगा? गेम को खेलेगा। यही है केंद्रीकरण। और केंद्रीकरण का गुण जिसके भी अंदर पाया जाता है वो बहुत ही आगे जाता है। अब जैसे आप सभी को अगर एग्जाम आ गया है तो केंद्रीकरण का गुण आ जाता है, तब आप किसी भी चीज़ को और नहीं, मूवी गाना नहीं देखेंगे, बस केवल अपने सिलेबस को देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ें। तो केंद्रीकरण समझ में आ गया होगा, यानी सारी विशेषता को छोड़कर किसी एक चीज़ पर लगे रहना केंद्रीकरण कहलाता है। और यह छोटे बालकों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए छोटे बालकों की आयु को क्या कहा जाता है? एकदम बिल्कुल जो है सीखने की अच्छी अच्छी आयु भी मानी जाती है। आगे, अब तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे सामने रोटी रखा हुआ देखेगा तो सोचेगा अरे ये तो मम्मी रोटी को बना रही तो फूल जा रही है, यानी इसमें गैस भर जा रहा है, यानी जो कुछ भी वो सामने देखेगा उसके बारे में सोच लेगा। किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इस अवस्था में जो अपलटावी का गुण नहीं पाया जाता है वह गुण इसमें क्या हो जाता है? पाया जाता है। अब बच्चे को जो है अगर घर से स्कूल ले जाएंगे और स्कूल से घर, तो अपने आप वह स्कूल से घर और घर से स्कूल चला जाएगा। अब अगर छोटी गिलास बड़ी गिलास में जो है आप करेंगे तो वह छोटी गिलास भी लेगा, उसको पता है किसमें ज़्यादा जो है होगा।
यानी मुद्रा संप्रत्यय का संरक्षण का भी गुण आ जाता है। अब अगर 20 रुपये का देंगे, 2000 की देंगे या 500 की, तो 2000 की ही नोट आएगा लेगा, क्योंकि इसके अंदर मुद्रा संप्रत्यय आ गया है और क्रम निर्धारण की योग्यता भी आ गई। यानी जो स्टेज इस पहले स्टेज में नहीं थी, वो सारे गुण इस स्टेज में क्या होते हैं, आ जाते हैं। आगे इसमें इस स्टेज में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। आगमनात्मक तर्कड़ा क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग, इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। यानी यह अवस्था में बच्चा जो है जो कुछ भी देखेगा उस पर जो है तर्क करने लगेगा कि पेड़ जरूरी है या नहीं। यानी जो चीज़ उसके सामने है उसके बारे में तर्क करने लगेगा, विचार करने लगेगा, यानी जो आगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। आगे चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है और इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बच्चा अमूर्त चिंतन किस स्टेज में करने लगता है, तो चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था यानी सबसे ऊपर की अवस्था है। और इस स्टेज में जो है बच्चों के अंदर निगमनात्मक तर्कड़ा का विकास हो जाता है। यानी जो कुछ भी बच्चा देखेगा भी नहीं उसके बारे में भी वो बच्चा क्या करेगा, सोच लेगा कि पेड़ जरूरी है कि नहीं, तो सोचेगा हाँ पेड़ ऑक्सीजन हमें देता है इसलिए ज़रूरी है, पेड़ से हमें फल मिलता है इसलिए ज़रूरी है। यानी निगमनात्मक तर्कड़ा वह होता है जो चीज़ सामने ना हो फिर भी उसके बारे में सोच लेना, यही क्या है, निगमनात्मक तर्कड़ा है। इसमें एनसीएफ 2005 पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो एनसीएफ का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। आगे यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है जिसकी बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 है क्या, उसमें किस किस चर्चा की गई है, तो उसमें बालकों को क्या कैसे कब क्या पढ़ाया जाए इसी के बारे में एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। अब बच्चों को पढ़ाना है तो ज़रूरी है क्या पढ़ाया जाए, इसलिए सभी टीचर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक नंबर यहाँ से पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जो है निबंध है सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के किस जो है अनुसूची में की गई है, तो 8वीं अनुसूची में की गई है। भाग पूछेगा तो भाग 17 में। और कितने जो यानी एनसीएफ 2005 की कितनी भाषाओं में इसका जो है लिखा गया है, तो पूरे 22 भाषाओं में। आगे एनसीएफ की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी बच्चों को जो भी कुछ भी पढ़ाया जाए ऐसा ना हो केवल किताबी कीड़ा हो, उसको ऐसे जीवन से जोड़ा जाए ताकि वो जो है बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। जैसे अब इसको ऐसा सवाल दिया जाए जो वह मार्केट जाता है तो वहाँ पर उसका यूज हो। अब बच्चा रोज़ टॉफ़ी खरीदता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, तो शिक्षा ऐसी पढ़ाई जाए, गणित ऐसी पढ़ाई जाए जो उसके डेली जो है जीवन से जुड़ी हो। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। यानी पढ़ाई को आप सभी को रटाना नहीं है बल्कि उसको जो है समझाकर उसको सिखा देना है। तो रटन प्रणाली को ये जो है ख़त्म करता है। और रटंत अगर शब्द कहीं दिख जाए तो ये नकारात्मक शब्द होता है, ये भी जान लीजिए।
आगे, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बल्कि इधर उधर के भी जो है नॉलेज होने चाहिए। आगे, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी परीक्षा जो है कठोर नहीं होनी चाहिए और जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसी पर आधारित जो है परीक्षा होनी चाहिए। अब पढ़ाया गया है वर्णमाला छोटा बड़ा, तो क्वेश्चन बनाने लगेंगे ABCD से तो गलत हो जाएगा। यानी जो कुछ भी परीक्षा का जो गतिविधि है वह जो पढ़ाई जाए उसी के बारे में जो परीक्षा ली जाए। आगे, जीवन के मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी जो बच्चा है उसको ऐसा बनाया जाए कि आस्थावान विद्यार्थी बने, ये नहीं कि वह डाकू आतंकवाद बन जाए। देश के प्रति सेवा का भाव रखे, महिलाओं के प्रति आदर का भाव रखे, मम्मी पापा के प्रति आदर का भाव रखे। ये सब जो है NCF 2005 में बताया गया है। आगे, NCF 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या है, तो शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। ये बातें NCF में लिखी गई है। अब जैसे इसमें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सरकारी स्कूल में देखोगे अभी वही चाक और ब्लैक बोर्ड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समय के साथ तुरंत चेंज करना होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए NCF 2005 में लिखा गया है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार सही समय जो है समय पर पहुंचाया जाए। यानी जैसे इसमें जो है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का स्कूल में प्रयोग होना चाहिए। मानसिक स्तरीय, आगे एक पॉइंट है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। यानी जो समुदाय है, कम्युनिटी है, वह भी बच्चों पर बहुत प्रभाव डालती है, तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को भी कैसे माना जाए, संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तरीय उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी बच्चे की जिस प्रकार मानसिक क्षमता है उसी प्रकार जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। अब कक्षा 8 का बच्चा हो उसको इंटर का मैथ ना दे दिया जाए, कक्षा 2 का बच्चा हो उसे हाई स्कूल का 8 का मैथ ना दे दिया जाए। यानी जैसे कि उसकी मेंटलिटी है उसी अनुसार उसके पाठ्यक्रम डिसाइड हो। आगे, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर रहेगा, यहाँ पे आदर का भाव एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम का आयोजन करना। यानी बच्चों को ऐसे शिक्षा दी जाए जिसके बच्चे में दृढ़ संकल्प भाव हो, शांति का भाव हो, महिलाओं के प्रति आदर का भाव हो, खुद की जिम्मेदारी समझता हो, इस ऐसा जो है शिक्षा उसको दिया जाना चाहिए। आगे, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो, यानी बालक का केवल एक विकास ना हो, यानी बुद्धि का चौमुखी विकास होना चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी विकास होने चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना या प्रजातांत्रिक वातावरण तैयार करना। अब समावेशी क्या होता है, तो ऐसा वातावरण जिसमें सामान्य बालक, विकलांग बालक, लड़का, लड़की, यानी जो भी सभी लोगों को एक साथ उच्च मतलब तेज बालक, कमज़ोर बालक, सभी को एक साथ शिक्षा देना या एक साथ वातावरण बैठाना, एक साथ बैठाना, यही क्या है, समावेशी वातावरण है। और समावेशी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है एक दूसरे से कुछ ना कुछ जो है बालक सीखते रहते हैं। प्रजातांत्रिक वातावरण, यानी ऐसा ना हो कि टीचर अपने आप को 30 मार्का समझने लगे, कहीं ना कहीं जो बच्चे का जब मन करे जो मन करे वो पूछ ले, प्रजातंत्र जैसा भाव हो। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक का ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टीचर किस प्रकार होना चाहिए, तो एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को सहायक हो। यानी वह जो कैसा हो, बच्चों में सहायक हो। ये नहीं कि चलो हम आज शिक्षा देते तुम ग्रहण करो, ऐसा नहीं, बल्कि बच्चा जो करा उसमें कहीं फंस रहा है
तो टीचर से पूछ ले और टीचर उस चीज़ को बता दे, तो कहीं ना कहीं टीचर को किस रूप में माना गया है? सुगमकर्ता के रूप में। आगे, बालक सक्रिय व स्वयं से जाने और सीखे, यानी बालक को हमेशा एक्टिव रखिए, सक्रिय रखिए और उसको ऐसा चीज़ दिया जाए कि वो अपने आप से सीखे और जहाँ बचे वो शिक्षक से पूछे। क्यों सीखना? एनसीएफ 2005 में क्या लिखा गया है? सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, यानी जब तक सक्रिय नहीं रहोगे, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप सभी लोग सो के बिल्कुल देख रहे होंगे और नींद आ रही होगी, तो एक्टिव नहीं है तो चीज़ों को समझ में नहीं आएगा। अब वही अगर एक्टिव होकर चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आसानी से वही चीज़ें आ जाएंगी। सीखने में बार बार नहीं होनी चाहिए, यानी सीखने में बारंबार जो है नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ें बार बार ना पढ़ाया जाए। अब हम ही अगर एक ही चीज़ें बार बार पढ़ाते रहेंगे तो नहीं पढ़ोगे, कहीं ना कहीं जो है हट जाओगे। आगे, मोटी किताब असफलता का प्रतीक है। ये जो मोटी किताब है एनसीएफ 2005 के अनुसार असफलता का प्रतीक है, यानी मोटी मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, पतली पतली किताबें होनी चाहिए। आगे, मानसिक स्तर एवं उपयोगिता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, यानी पाठ्यक्रम जो बनाना है और बच्चे की मानसिक योग्यता और उसके लाइफ में किस सब्जेक्ट का उपयोग है उसी के अनुसार बनाना चाहिए। आगे, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रमुख सूत्र क्या है? तो बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा संस्कृति को सम्मान दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि बालक को हर जगह विशिष्ट माना जाए, चाहे घर हो, चाहे समुदाय हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह उसको कैसा मानना है? महत्वपूर्ण मानना है और उसकी जो मातृभाषा है उसको बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी भी जो है बोले थे मातृभाषा को आगे रखना चाहिए। कई सारे वैज्ञानिक जो उन्होंने खुद ही बताया, अगर हम मातृभाषा में नहीं पढ़े होते तो आज इस जो है स्टेज पर नहीं होते। और एनईपी 2005 में तो कहा ही गया कि मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। आगे, बहुभाषिक कक्षा 3 भाषाओं यानी त्रिभाषा सूत्र की बात करता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्र की वकालत कौन करता है? तो एनसीएफ 2005। इसमें एक भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, एक हिंदी, एक और कोई भी, यानी 3 भाषा आपको सभी को जो है सीखना है। आगे, भाषा के 4 कौशल की बात की गई है, तो पूछा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा के कितने कौशल हैं? तो 4 कौशल हैं। कौन कौन सा? ट्रिक याद कर लेना, LSRW, यानी लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें 2 से हम लोग ग्रहण करते हैं और 2 से हम लोग क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण करते हैं, बोलकर और लिखकर हम किसी के सामने जो है बताते अपने भाव को व्यक्त करते हैं। आगे, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या है? तो आत्मज्ञान। क्या है? आत्मज्ञान। एनसीएफ 2005 में क्या और लिखा गया है? आकलन व मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होने चाहिए, यानी जो आकलन और मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक। आगे, क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। आगे, एनसीएफ 2005 कहता है कि सजा पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी दंड, सजा ये सब जो है नहीं देना है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाए, यानी जो सह शैक्षिक गतिविधि है उसमें बच्चों के अभिभावक को जोड़ा जाए। आगे, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, 5 नाम याद रखिएगा। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को करके सीखने पर जोर देना चाहिए, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी करे, उसको तोड़े फोड़े, फिर उसको अपने आप से सही करने का प्रयास करें। निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, बच्चा निरीक्षण करे,
उसका अध्ययन करें। परीक्षण विधि टेस्ट मेथड द्वारा सीखें। सामूहिक विधि यानी कई लोगों का एक ग्रुप बना करके आपस में बच्चे सीखें। ये सभी क्या है, एनसीएफ 2005 के विधि हैं। मिश्रित विधि, पांचवी विधि कौन सी है, मिश्रित विधि।